बच्चों, ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम अर्थशास्त्र के अध्याय 5 को पढ़ेंगे। पाठ का नाम है समंकों का संगठन। समंकों के संगठन के लिए हमें पहले समंकों का वर्गीकरण करना पड़ता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि समंकों के वर्गीकरण से क्या अभिप्राय है। सांख्यिकी व अनुसंधान के अंतर्गत संकलित किए गए समंकों को उनकी विशेषताओं और गुणों के आधार पर विभिन्न वर्गों में बांटने की क्रिया को समंकों का वर्गीकरण कहते हैं। फिर से सुन लीजिए। सांख्यिकी के अनुसंधान के अंतर्गत संकलित किए गए समंकों को उनकी विशेषताओं एवं गुणों के आधार पर विभिन्न वर्गों में बांटने की क्रिया को समंकों का वर्गीकरण कहते हैं। अब हम देखते हैं वर्गीकरण के उद्देश्य। आप लोग पहले प्रश्न लिख लीजिए, समंकों के वर्गीकरण से क्या आशय है। अब हम देखते हैं वर्गीकरण के उद्देश्य। पहला, समंकों को सरल एवं संक्षिप्त बनाना। वर्गीकरण का मुख्य उद्देश्य समंकों की जटिलता को दूर कर उन्हें सरल और संक्षिप्त बनाना है, जिससे हम उसे आसानी से समझ सकें। दूसरा, समंकों की समानता एवं असमानता को स्पष्ट करना। समंकों के वर्गीकरण से समंकों की समानताओं और असमानताओं को हम अलग अलग कर सकते हैं, जैसे उत्तीर्ण, अनुत्तीर्ण, रोजगार प्राप्त, बेरोजगार, विवाहित, अविवाहित। इस तरह से हम जब से वर्गीकरण करते हैं तो उनमें तुलना करना आसान हो जाता है। तीसरा, तुलना में सहायक होना। समंकों के वर्गीकरण करने से समंकों के बीच तुलना करना आसान हो जाता है। जैसे मान लो दो स्कूल के कक्षा 12वीं के विद्यार्थियों के अलग अलग प्राप्तांक दिए गए हों और उनके केवल प्राप्तांक से बौद्धिक स्तर को निकालना सरल नहीं है। लेकिन अगर हम दो अलग अलग स्कूल के बच्चों के प्राप्तांक और उनके उत्तीर्ण श्रेणी के आधार पर उनकी तुलना करें तो इसमें पता चल जाएगा किस विद्यालय के बच्चों का प्राप्तांक बेहतर है। फिर चौथा है तर्कपूर्ण व्यवस्था करना। तर्कपूर्ण व्यवस्था वर्गीकरण के अंतर्गत जो समंकों का संकलन होता है उसे तर्कपूर्ण तरीके से व्यवस्थित किया जाता है। जैसे विद्यार्थियों की संख्या लिखने की अपेक्षा अगर आयु के आधार पर हम विद्यार्थियों की संख्या, उत्तीर्ण आदि के आधार पर हम उनका विभाजन करें तो हम उसमें उनके बारे में ज़्यादा जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। फिर है सारणीयन का आधार प्रस्तुत करना। समंकों के वर्गीकरण के द्वारा हम सारणी बनाकर और विश्लेषण करके हम आधार प्रस्तुत कर सकते हैं। तो ये तो हो गया वर्गीकरण के उद्देश्य। लिख लो प्रश्न, समंकों के वर्गीकरण के प्रमुख उद्देश्य बताइए। अब है आदर्श वर्गीकरण के आवश्यक तत्व। एक आदर्श वर्गीकरण में जिन जिन तत्वों का होना आवश्यक है उसमें पहला है व्यापकता। वर्गीकरण इतना व्यापक होना चाहिए कि प्रत्येक इकाई किसी न किसी वर्ग में अवश्य सम्मिलित हो। प्रत्येक इकाई किसी न किसी वर्ग में अवश्य सम्मिलित हो, कोई इकाई ना छूटे। दूसरा, स्पष्टता एवं असंदिग्धता। वर्गीकरण के अंतर्गत वर्गों की रचना स्पष्ट हो, सरल हो और निश्चित हो, ताकि देखने से ही समझ में आ जाए कि किस आधार पर वर्गीकरण किया गया है। तीसरा, स्थायित्व। स्थिरता आदि आदर्श वर्गीकरण का आवश्यक तत्व है। हमने जो वर्गीकरण किया है उनमें फेरबदल नहीं करना है, स्थायित्व का गुण होना चाहिए। चौथा, सजातीयता। प्रत्येक वर्ग की इकाइयों में सजातीयता होना आवश्यक है। एक वर्ग की सभी इकाइयाँ उस गुण के आधार पर एक वर्ग में शामिल हों और दूसरे वर्गीकरण में दूसरे आधार पर संख्याएं शामिल हों। पांचवा, अनुकूलता। वर्गीकरण को अनुसंधान के उद्देश्य के अनुकूल होना चाहिए। जैसे मर्दों की आर्थिक स्थिति को ज्ञात करने के लिए उनकी वैवाहिक या आयु का ज्ञात करना आवश्यक नहीं है, बल्कि उसमें हमें उनके आय के आधार पर उनकी आर्थिक स्थिति का पता चलेगा। इसलिए अनुकूलता होना आवश्यक है। अगला है लोचशीलता। एक आदर्श वर्गीकरण को लोचदार भी होना चाहिए, आवश्यकता अनुसार विभिन्न वर्गों में संशोधन किया जा सके। सातवां, गणितीय शुद्धता। एक आदर्श वर्गीकरण में गणितीय शुद्धता होनी चाहिए, हम उसे आसानी से अलग अलग वर्गों में बांट सकें। तो ये तो हो गया
आदर्श वर्गीकरण के आवश्यक तत्व। तो प्रश्न लिख लीजिए आप लोग, आदर्श वर्गीकरण में कौन कौन से तत्व आवश्यक होते हैं। अब है वर्गीकरण की विधियां। वर्गीकरण की मुख्य रूप से दो विधियां हैं। पहला है गुणात्मक वर्गीकरण, दूसरा है संख्यात्मक वर्गीकरण। जब गुणों के आधार पर विभिन्न वर्गों को बांटा जाता है तो वो गुणात्मक वर्गीकरण कहलाता है। गुणात्मक वर्गीकरण के दो रूप हैं। पहला है द्वंद्व भाजन वर्गीकरण। द्वंद्व भाजन वर्गीकरण में गुणों की उपस्थिति को अंग्रेजी के कैपिटल ABC से दर्शाया जाता है और उसकी अनुपस्थिति को अंग्रेजी की स्मॉल लेटर से दर्शाया जाता है। दूसरा है बहुगुण वर्गीकरण। बहुगुण वर्गीकरण के अंतर्गत जब किसी एक से अधिक गुणों के आधार पर वर्गीकरण करते हैं तो वह बहुगुण वर्गीकरण कहलाता है। जैसे एक कॉलेज के छात्रों को कला और विज्ञान के विषयों में बांट लिया जाए और फिर उन्हें स्नातक और स्नातकोत्तर के आधार पर और फिर छात्र छात्राओं के समूह के आधार पर, तो ये कहलाएगा बहुगुण वर्गीकरण। जैसे मैं आपको चित्र में दिखा रहा हूँ, ये देखिए यहाँ पर ये जो दिख रहा है चित्र, इसमें कला और विज्ञान का बांट दिया गया है, स्नातक और स्नातकोत्तर, छात्र कितने, छात्राएं कितनी है, तो ये कहलाएगा बहुगुण वर्गीकरण। दूसरा है संख्यात्मक वर्गीकरण। नाम से स्पष्ट है, इसमें संख्या के आधार पर वर्गीकरण किया जाता है, उसे संख्यात्मक वर्गीकरण कहते हैं। अब हम देखते हैं संख्यात्मक वर्गीकरण में प्रयुक्त शब्दावली। इसे ध्यान से सुनिएगा आप लोग। संख्यात्मक वर्गीकरण में प्रयुक्त शब्दावली, पहला है वर्ग सीमाएं। वर्ग सीमाएं दो वर्ग के अंकों से बनता है। वर्ग सीमाएं दो वर्गों के अंकों से बनता है। पहली सीमा निम्न सीमा कहलाती है, इसे L1 से दर्शाया जाता है, और दूसरी सीमा उच्च सीमा कहलाती है, इसे L2 से दर्शाया जाता है। दूसरा है वर्ग विस्तार। वर्ग विस्तार उच्च सीमा और निम्न सीमा के बीच के अंतर को वर्ग विस्तार कहते हैं। L2 माइनस L1 ये वर्ग विस्तार कहलाएगा, और वर्ग विस्तार को हम अंग्रेजी के स्मॉल i से दर्शाते हैं। अगर आएगा वर्ग विस्तार तो i बराबर L2 माइनस L1। तीसरा है माध्य मूल्य। वर्ग सीमाओं के मध्य बिंदु को माध्य मूल्य कहते हैं। इसके लिए उच्च सीमा निम्न सीमा को जोड़कर उसमें 2 का भाग दे दिया जाता है, L1 प्लस L2 अपॉन 2, तो इससे हमको माध्य मूल्य मिल जाता है। फिर चौथा है वर्ग आवृत्ति। विभिन्न समंकों का वर्गांतर करने के लिए वर्ग आवृत्ति जानना आवश्यक होता है। यह प्रत्येक वर्ग समूह में कितने पदों का समावेश है इसका पता चलता है। तो धन्यवाद बच्चों, आज इतना ही, बाकी कल पढ़ेंगे।